अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान खालिद जमील और आप देख रहे हैं प्रोग्राम मुकदमा अवाम का। और आज हम पाकिस्तान की जो इस वक्त सियासी और माशी सूरत हाल है उसके ऊपर बातचीत करेंगे। पाकिस्तान में एक तरफ सियासी हुकूमत अपनी आलमोस्ट हुकूमत साजी का काम मुकम्मल हो चुका और अब पॉलिसी मेकिंग का काम शुरू हुआ है। सेनेट के इलेक्शन भी साथ साथ हो रहे हैं, कागजात नामजदगी आज जमा करवाए गए हैं। दूसरी तरफ IMF की टीम पाकिस्तान आई हुई है। इस्लामाबाद में IMF के साथ पाकिस्तान के मुज़ाकरात चल रहे हैं और वाशिंगटन में IMF के हेडक्वार्टर के बाहर पाकिस्तानी मुज़ाहरे कर रहे हैं। ये वो सबसे बड़ा चैलेंज इस हुकूमत को होगा कि पाकिस्तान के अंदर भी पाकिस्तान के बाहर भी जो क्रेडिबिलिटी है इस हुकूमत की, उसके ऊपर बहुत बड़ा सवालिया निशान है। और ऐसी हुकूमत किस अंदाज में मुमलकत के अमूर को आगे चला पाएगी, इस हवाले से बातचीत करेंगे। और इस प्रोग्राम के हिस्से में शुएब शाहीन साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा है और कानूनदान है। शुएब साहब बहुत शुक्रिया। आप इस वक्त जो इस्लामाबाद के अंदर मुज़ाकरात चल रहे हैं, पाकिस्तान को नो डाउट के जो मुआशी चैलेंजेस पिछले 1.5-2 साल से हमें पहले से भी हैं, लेकिन जो संगीन हालात हुए हैं पिछले 1.5-2 साल में वो किसी ढके छुपे नहीं हैं। ऐसे हालात में जहां इस्लामाबाद में मुज़ाकरात हो रहे हों, वाशिंगटन में मुज़ाहरे हो रहे हों, तो आपको क्या दिखाई देता है कि ये हुकूमत पाकिस्तान के लिए कामयाब निगोसिएशन कर पाएगी और मैशियत से बाहर निकाल सकेगी, बहरान से बाहर निकाल सकेगी पाकिस्तान को? देखिए, IMF से मुज़ाकरात करें या ना करें, उनसे कर्जा लें या ना लें, ना इनमें कैपेसिटी है, ना इन्होंने फॉरेन इन्वेस्टमेंट लेकर आनी है, क्योंकि इनके अपने माल बता सारा शरीफ फैमिली हो या जरदारी फैमिली हो, इनका बाहर पड़ा हुआ है। इनके ऊपर कौन ट्रस्ट करेगा कि अपना इन्वेस्टमेंट यहाँ लेकर आए? और जिस डाकाजनी के जरिए इनका वजूद हुआ है या ये आए हैं, इनके ऊपर इंटरनेशनल वर्ल्ड भी ट्रस्ट नहीं करती और हमारा इन्वेस्टर और हमारा ओवरसीज भी ट्रस्ट नहीं करता। इन्होंने जो 16 महीने की कारकर्दगी दिखाई है, जो जुल्म और बर्बरियत और ह्यूमन राइट्स वायलेशन की है वो एक तरफ, मगर जो मईशत को तबाह बर्बाद किया है वो तो एक, मैं समझता हूँ 76 साल तारीख में वो बदतरीन किस्म की अगर आप हुकूमत नाम देंगे तो वो ये 16 महीने होंगे। तो अब इसके नतीजे में कौन होगा जो इनके ऊपर ट्रस्ट करेगा या इनसे कोई अच्छी एक्सपेक्टेशन रखेगा? मेरा नहीं ख्याल कि ये मुल्क को किसी माशी बेहतरी की तरफ ये ला सकेंगे। इन्होंने मजीद तबाही मचानी है, इन्होंने और जुल्म मचाना है, इन्होंने और जिस तरह की भी हरकतें ये कर रहे हैं किसी लिहाज से ये काबिल कबूल नहीं है, सूटेबल नहीं है इनके लिए भी और मुल्क के लिए भी। इन्होंने करना ये है कि जो भी इनके साथ एग्रीमेंट हो या ना हो, देखें ये कर्ज का मतलब ये होता है कि अगर आप इन्वेस्टमेंट बढ़ाएं, लोगों की आमदनी बढ़ाएं और रिफॉर्म्स करें और जो $18 बिलियन मुफ्त मराहत जो ऊपर के शाफिया को दे रहे हैं उनसे वो कम करें, तो सब जाकर के मुल्क को संभलने के काबिल होगा। इन्होंने तो कुछ भी नहीं करना, इन्होंने तो कर्ज पे कर्ज देना है, सूद पे सूद बढ़ाते चले जाना है और लोगों के ऊपर जुल्म बढ़ाते चले जाना है। इन्होंने 12 से 16 रुपए बिजली का यूनिट हमारी जमाने में था, जो कि अब बढ़ा करके इन्होंने 70 रुपए बिजली का यूनिट कर दिया। अब इन्होंने 170 रुपए पे लेके जाना है। गैस इन्होंने पहले जो 500 बिल आता था 50,000 बिल तक पहुंचा दिया, आगे लाख रुपए में पहुंचा देंगे। इसी तरह आप देखिएगा बेरोजगार और होते चले जाएंगे। 25% मुझे बताएं कि सूद होगा तो कौन इंडस्ट्री लगाएगा? तो ये सारी चीजें हैं इनके सामने और इनको भी पता है कि ये ना इसमें कोई बेहतरी ला सकते हैं और ना इनकी नीयत है। इन्होंने सिर्फ इसलिए कर्ज लेना है ताकि इनकी अय्याशियां चलती रहें, इनकी गाड़ियां चलती रहें, गाड़ियों के खाली टायर 3 करोड़ रुपए के ये बदलवा लें और बस इनको मुफ्त बरात जो मिल सकती है वो अय्याशी करें और पैसा लूटें और मुल्क से बाहर ले जाए। इनको क्या लगे आम आदमी से? शुएब साहब, ये जो इस वक्त सियासी सूरत हाल है, बहुत सी जमातों का, आपका अपना भी जमात का ये मौक़िफ़ है और जो IMF को ख़त लिखा गया था उसमें भी कहा गया था कि इलेक्शन का ऑडिट होना चाहिए। अब आप जो मुतासरा जमातें हैं JUI या बाकी जो हैं वो भी कहते हैं ऑडिट होना चाहिए। अच्छा, इसके लिए अब आपके ज़हन में कोई मैकेनिज़्म है कि ये ऑडिट करेगा कौन, किस इदारे के ज़िम्मे लगाया जाए? अच्छा, सारे किस तरह से बैठेंगे एक टेबल के ऊपर के कुछ चीज़ तय कर लें, या आपको पॉलिटिकल विल नज़र आ रही है कि हुकूमत जिनको मिल चुकी है कि वो तैयार होंगे इस ऑडिट के लिए? देखिए, पॉलिटिकल विल तो बिल्कुल इनकी नहीं है, इनके पीछे एस्टेब्लिशमेंट खड़ी हुई है। इनको सबको एक दुश्मनी है वो इमरान खान से। इमरान खान के साथ पूरी कौम खड़ी हुई है। उन्होंने इतना बड़ा पुरअमन अवामी इनकलाब ला के दिखा दिया है अवाम ने, लेकिन उसको दबाने के लिए जितना अरसा ये जितना दबाने की कोशिश करेंगे उतना इनके खिलाफ मजीद नफरत फैलेगी।
हम खड़े हैं ना, हमने पूरा इस्लामाबाद की 3 सीटें जीती हैं। मेरा अपना हल्का ये मैं यही इसी हल्के से हूँ, मैं जीता हूँ 1,05,000 वोट लेके। जिसने आधे भी वोट से भी कम वोट नहीं लिए उसको उठा करके इन्होंने एमएलए बना दिया। तो इस तरह की जो हरकतें इन्होंने की हैं, कौम इनके साथ शदीद नफरत करती है। देखिए, ये पब्लिक सपोर्ट के बगैर हुकूमत कोई माशी और ना ही सियासी इस्तेकाम आता है। सियासी इस्तेकाम के बगैर माशी इस्तेकाम वैसे नहीं आ सकता। देखिए, पटन ने बड़ी अच्छी बात की कि जुडिशल उसकी आप उसकी ऑडिट करा लें, और हम सुप्रीम कोर्ट में भी जा रहे हैं। हम सुप्रीम कोर्ट को भी ये जरूर रिक्वेस्ट करेंगे कि आप इसका ऑडिट कराएं। लेकिन इनके पास, इनको बिल्कुल कोई सियासी तौर पर ना इनकी क्रेडिबिलिटी है, ना इनको कोई ट्रस्ट कर रहा है, ना इनको कोई हुकूमत मान रहा है, खास इंटरनेशनल वर्ल्ड हो। बैठते हैं वो बैठे रहे, मगर इनकी कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है। अच्छा शुएब साहब, आप सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, ये सारे के सारे मामलात इस वक्त, चाहे वो मखसूस नशिस्तों का मसला हो, चाहे इलेक्शन के अंदर जो सब कुछ हुआ, वो एक अदालती फैसले का ही नतीजा था जिसमें आपका इंतखाबी निशान लिया गया। तो आप कितने पुरुमीद हैं कि इलेक्शन ऑडिट के मामले में, या आपकी ये जो पेशावर हाई कोर्ट से भी फैसला हुआ रिजर्व सीट के बारे में, कि वो आपके हक में आ सकता है? देखिए, हम तो अदालतों से पुरुमीद हमेशा रहते हैं, मगर अफसोस से कहना पड़ता है कि अदालतें भी सम टाइम कंप्रोमाइज हो जाया करती हैं जो इस तरह के फैसला देते हैं। जैसे हमारे खिलाफ जिस तरह का फैसला आया, तो ये सारे चीजों के होते हुए भी हमने आखिर पाकिस्तान के ही कोर्टों के पास जाना है अपने हक के लिए। तो वो हम अपना हक इस्तेमाल करेंगे और वो हम कर रहे हैं इंशाल्लाह। अच्छा, पाकिस्तान का जो कल्चर है ना सियासी, इसमें आप अभी पिछली एक दहाई की देख लें या पिछली 4 दहाइयों की आप सियासी तारीख उठा के देख लें कि इसमें उस वक्त तक किसी को हक शायद नहीं मिलता जब तक कि वो कोई मुज़ामत या सियासी तहरीक ना चलाएं। अभी आपने राब्ते किए थे, JUI के साथ किए, अचकज़ई साहब के साथ किए, ANP काफ़ी गिले शिकवे कर रही थी, लेकिन अभी सेनेट इलेक्शन के अंदर जो है कि JUI को पीपल्स पार्टी ने अकोमोडेट किया है ज़मीनी इलेक्शन में, और अभी अगेन ANP के एमल वली खान साहब सेनेटर की लिस्ट में शामिल हैं बलूचिस्तान से, और पार्टी उनको वहाँ पे सपोर्ट कर रही होगी। तो क्या आप समझते हैं कि आपको लीगल जंग के साथ साथ जो है कि आपको अवामी सतह के ऊपर भी कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, और उसमें आपको अपने दस्तो बाजू बनाना पड़ेगा कुछ जमातों को, ताकि मुल्क की एक तहरीक भी पैदा की जा सके प्रेशर बनाने के लिए, इसका ऑडिट हो और कोई ऐसा नतीजा निकले जो मुस्तकबिल के इलेक्शंस को भी महफूज बना सके? देखिए, जहां तक तो मुस्तकबिल का इलेक्शन है वो तो उस वक्त देखा जाएगा जब नीयत ही खराब हो। मुझे बताएं, ये 2017 के ये जो इलेक्शन एक्ट बना था, ये भी सबकी रजामंदी से बना था, तमाम पोलिटिकल पार्टी से। बड़ा सिस्टम उसमें उनका लिखा गया है। EMS सिस्टम 36 करोड़ रुपए लगाकर इन्होंने बनाया था, जिसके अंदर उसी वक्त जो ही प्रेजाइडिंग ऑफिसर वो रिजल्ट बनाएगा, फॉर्म 45 सीधा वो उस सिस्टम में डाल देगा। उन्होंने डाल भी दिए होंगे बाद में, लेकिन इन्होंने मोबाइल बंद कर दिए, इन्होंने नेट बंद कर दिए। और इसी तरह आप देखेंगे फॉर्म 45 लेके हम घूम रहे हैं, ये रिजल्ट कहलाता है। सेक्शन 90, 92, 95 इसको कहते हैं, इट इज कार्ड रिजल्ट। वो एक बंदा दस्तखत करता है, जबकि इसमें तो मेरे तकरीबन 3000 मुख्तलिफ अशखास के दस्तखत हैं। तो अगर इन हालात में भी अगर आप इसको तस्वुर करें कि सब कुछ होने के बावजूद अगर आपकी नीयत नहीं है कानून पे अमल दरामद करने की, आइन पे अमल दरामद करने की, आपने लोगों को उठाया, मारा, तशद्दुद किया, पोलिंग एजेंट उठाए, लेकिन सब कुछ के बावजूद आवाम निकली और उन्होंने वोट दिए और उन्होंने रिजल्ट पलट कर दे दिया, और रात 12 बजे तक पूरे मीडिया को जो रिजल्ट दिया गया वो सारे हम जीत रहे हैं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर उठता है, रात की तारीकी में कहीं चला जाता है, वापस आता है, तो जनाब रिजल्ट इसको रोक देते हैं, और उस रोकने के 2 घंटे के अंदर सारा कुछ चेंज कर देते हैं। अगर ये हमारे मुल्क का कानून है और ये इंसाफ है और ये आइन है, तो हमने फिर किसके साथ बैठ के क्या करना है? और आज इमरान खान ने अच्छी बात की है, ये मैंने पहले भी कई दफा कहा कि एक डाकू आपके मकान पर कब्जा कर ले और आप कहें डाकू भाई मेहरबानी करो, आप आए, हम आपसे मुज़ाकरात करना चाहते हैं। लेकिन जो तहरीक का ताल्लुक है, जो पार्टीज हमारा साथ देना चाहती हैं, इस वक्त हक सच के साथ जो खड़ा होंगी, उनकी अपनी क्रेडिबिलिटी बढ़ेगी। और अगर कोई नहीं भी आएगा, हमने तो तने तनहा इलेक्शन भी लड़ा है, तने तनहा इस फस्तायत का मुकाबला भी किया है, और तने तनहा हम निकलेंगे पार्लियामान के अंदर भी, पार्लियामान के बाहर भी, धरना भी होगा, मुजाहरा भी होगा, और कानूनी जंग भी होगी। जो हमसे हो सका हम देखें, ये अवाम के हुकूक है, अवाम के हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए जो कुछ हमें करना पड़ा हम जरूर करेंगे। शुएब साहब, ये आपकी अवामी तहरीक जो है कि ये रमज़ान के बाद होगी या रमज़ान में ही शुरू हो सकती है?
ज्यादा इम्कान है हमारी रमजान शरीफ के बाद होगी। अभी उसके लिए कुछ आप प्लानिंग कर रहे हैं? क्योंकि अभी तक हमें कोई उस तरह से ना एक्टिविटी नज़र नहीं आ रही जिस तरह से होता है कि आप तंजीम तो आपकी ऑलरेडी 9 मई के बाद से जो कुछ हुआ वो तो कहीं नज़र ही नहीं आ रही। लोगों ने वोट ज़रूर दिया, लेकिन कोई तंजीम साजी, कोई एक्टिवली आप प्लानिंग करना, मोटिवेट करना लोगों को, आपके अभी भी जो सीनियर लीडरशिप जो पॉलिटिकली बड़ी एक्टिव रही थी वो तो अभी भी या तो जेलों में है या गायब है। देखें, पॉलिटिकली तो आप ये तस्वर करें कि ये आखिर किस लिए लोग बाहर निकले, क्यों उन्होंने हमें वोट दिए। ये नहीं हो सकता कि हमारी तंजीम जो है वो खत्म हो गई हो और लोग जाकर वोट दें। पूरी कौम अवाम हमारे साथ खड़ी है। आप किसी जगह, किसी गांव, किसी हल्के में चले जाए, हमने जो नारा और स्लोगन दिया था जुल्म का बदला वोट से, और लोग निकले, हमारे इस स्लोगन को उन्होंने एक्सेप्ट किया और जुल्म का बदला वोट से ले लिया उन्होंने। लेकिन उन जालिमों को ये शर्म हया खत्म हो गई है कि आप लोगों के हुकूक के ऊपर इस तरह अगर डाका डालेंगे, कल फिर क्या होगा? कल उसका फिर इसका मतलब है कि अगर पुरअमन अवामी इनकलाब के रास्ते में रुकावट होगी तो लोग फिर क्या करें? असला उठाएं। फिर तो यही होगा ना, फिर पुरतशद्दुद इनकलाब आएगा। तो आप इसको, जो मुख्तदर लोग हैं, उनको ये सोचने का मकाम है कि अगर जिन लोगों को वो रिजेक्ट कर चुके हैं, आप उनको उठा करके मुसल्लत कर रहे हैं उन चोरों को। अब तो बल्कि वो डाकू बन गए, डाकाजनी के जरिए उन्होंने वोट चुराए हैं। तो ये निजाम नहीं चल सकता, ना ज्यादा चल सकता है, ना थोड़ी देर के लिए चल सकता है। इस तरह के निजाम से बददिली फैलेगी, मायूसी फैलेगी, इससे खराबी होगी और इस खराबी का बहुत बड़ा नुकसान होगा हमारे पास। इस्लामाबाद में बहुत से लोगों का ये ख्याल है, और आपके साबका पार्टी कुलीग थे सेनेटर वाडा साहब जो रहे हैं, वो भी कह रहे हैं कि गंडापुर साहब की हुकूमत जो है कि मुद्दत पूरी नहीं करेगी और जल्द जो है कि उनको घर भेज दिया जाएगा। तो ये आप समझते हैं कि वफाक और सूबे के दरमियान इस तरह के हालात आगे बढ़ेंगे? क्योंकि अभी उनको एक नोटिस तो भेज दिया इलेक्शन कमीशन ने, उनकी अहलियत को चैलेंज किया गया है। नहीं तो फैसल वाडा कोई नजूमी तो है नहीं, ये तो बेईमानी है ना, सीधी सीधी। हमारे जो जीते हुए लोग हैं उनको भी हराने की कोशिश हो रही है, और दूसरी और उनको डबल स्टैम्प करके तो हमारे वोट जाया करा के तो उनको हमारे मुखालफिन को जितवाया जा रहा है। मगर बात यह है कि अगर अली अमीन गंडापुर, कितने अली अमीन गंडापुर आप हटाएंगे? दूसरी बात यह है कि ये इनको क्या हक हासिल है कि एक बंदा इलेक्टेड आदमी है, उनके खिलाफ आप साजिशें कर रहे हैं। इलेक्शन कमीशन जराइम की आमाजगाह बना हुआ है, वो इनकी कोई हैसियत नहीं है। इंशाअल्लाह ताला हमें उम्मीद है कि ये खुद नहीं रहेंगे। एक चीज़ और, जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आज एक डेवलपमेंट हुई है, उस पर भी मैं चाहूँगा कि जो इंसदाद दहशतगर्दी के जज थे अबुल असनाद साहब, इन्होंने साइफर केस की भी हेयरिंग की थी। आमिर मुगल के केस में अदालत इस नतीजे में पहुंची कि वो मिसकंडक्ट का केस बनता है। उन्होंने कुछ वाज़ेह डायरेक्शन तो नहीं दी, लेकिन जो इंतज़ामी कमेटी है उसके पास भेज दिया है। और ये साइफर केस में भी 2 बार इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तमाम जो ट्रायल था उसको इलीगल करार दे के रिमांड बैक किया था। तो ये अदलिया के अंदर ये जो सोच और ये जो एक्शन है, इसको एक पॉजिटिव साइन तो नज़र आ रहा है कि जहाँ पे कोई गलती है उसकी निशानदेही हो रही है तो एक्शन भी हो रहा है। तो इससे समझते हैं आपकी कोई थोड़ी बेहतरी होगी? देखिए, इस खाली ऑब्जर्वेशन से कुछ नहीं होगा। इन बेईमान जजेस को ना सिर्फ ये है कि उनको नौकरी से निकाला जाए, बल्कि उनको जेल में बंद किया जाए। जब तक कि आप बेईमानी का इलाज आप उनको जेल में बंद करने का नहीं करेंगे, उनको हथकड़ी लगा के उसी अदालत में पेश किया जाना चाहिए जहां उसने उस कुर्सी पे बैठ के, जहां उसने बेईमानी की होती है। ये अल्लाह की कुर्सी पे बैठ के जिस तरह की बेईमानियां कर रहे हैं, काबिल अफसोस बात है। और मैं क्रेडिट देता हूँ ये जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब साहब और जस्टिस अब्बास ताहिर साहब का बेंच था, उन्होंने कम से कम इस हद तक इंसाफ किया कि ऑब्जर्वेशन दे दी। बल्कि उनको तो चाहिए था कि जब सारी एविडेंस आ चुकी थी, आपके पास वकीलों के एफिडेविट्स आ चुके थे, एक शख्स पहले जमानत देता, तारीख देता है और कहता है जी चले जाओ, वापस किसी के कहने पे बुलाता है, आ जाओ जी मैं तारीख नहीं देता आपको। मतलब है हद हो गई है, और पीछे केस डिसमिस कर देता है। तो इतनी बड़ी बेईमानी जो सबके सामने, आंखों के सामने, पुलिस के सामने, वकीलों के सामने करता है, और उसको आप सिर्फ इतना ऑब्जर्वेशन दे दो कि ये मिसकंडक्ट है। लेकिन मैं ख्याल उन्होंने वो चलेगा, उसको तो उसी वक्त बुला के उसको जेल में भेजना चाहिए था। जी नहीं, जो ये क्या कानून या ये तरीकाकार है कि इस तरह से हाई कोर्ट डायरेक्ट या कोई इंतजामी कमेटी को भेजा है उन्होंने, शायद वो इसके ऊपर मिसकंडक्ट की कार्रवाई करके वो इंक्वायरी करेंगे, सारा कुछ प्रोसेस होगा। मगर आपके पास जब एविडेंस आ गई है तो आप FIR दर्ज कराए ना। क्रिमिनल केस के लिए तो कोई इंक्वायरी की जरूरत नहीं है। FIR दर्ज करा के उसको उसी वक्त हथकड़ी पहना के उसको जेल भेजना चाहिए। जब तक आप देखिए निजाम इंसाफ इस तरह दुरुस्त नहीं होगा
जब तक निज़ाम इंसाफ में आप ड्रास्टिक चेंजेस नहीं लेकर आएंगे तो इस तरह आपकी एस्टेब्लिशमेंट इन जजेस को, इन करप्ट जजेस को अपने लिए इस्तेमाल करके वो मफादात हासिल करती रहेगी और वो जो बदमाशियां हमारे मुल्क में काबिज है वो अपने मफादात के लिए अपने पॉलिटिकल अपोनेंट्स को इस तरह जेलों में भेजता रहेगा और सजाएं दिलवाता रहेगा। तो ये जो रिफॉर्म्स हैं ये तो क्योंकि इस वक्त मुझे नहीं लगता कि डायरेक्ट जो है कि किसी जज के खिलाफ कार्रवाई या हथकड़ी उसको लगाई जा सकती है। मेरे ख्याल है इसमें आपको कानून बदलना पड़ेगा। नहीं, कोई फर्क नहीं है। आपके सामने कई जजेस को कि कोई जज कत्ल कर दे उसको आप जेल में नहीं भेजेंगे। एक जज ने बेईमानी की है, एक मिसकंडक्ट किया है, मिसकंडक्ट के अलावा उसने जुर्म किया है, उस जुर्म की सजा में तो आप उसको जेल भेज सकते हैं, लेकिन जो मिसकंडक्ट किया है उसपे उसको नौकरी से निकालें। लेकिन अभी तक वो बैठा हुआ है, तो इतने दिनों से वो एक ऑर्डर आ चुका है, उसको भेजें, क्यों ना उसके खिलाफ एक्शन लिया जाए। और ऐसे बेईमान आदमी को आप इस्लामाबाद में लाए क्यों हैं? वो डेपुटेशन पे ला करके उससे वो इमरान खान के खिलाफ वो केसेस चलवा रहे हैं अपनी मर्जी के और अपने मनपसंद के। तो ये सारी दुनिया देख रही है और सबको पता है। चलो, बहुत शुक्रिया शुएब शाहीन साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर से बातचीत कर रहे थे। नाज़रीन, ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो इसी पाकिस्तान की सियासी मंजरनामे के तनाजुर के अंदर बातचीत को आगे बढ़ाएंगे और JUI के सेनेटर कामरान मुर्तज़ा साहब से हम बातचीत करेंगे कि JUI और दूसरी जमातें इस वक्त क्या सोच रही हैं। ब्रेक के बाद बात करेंगे, हमारे साथ रहेगा।